जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से इस सेशन को एक बार शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है या र ल व ये किस वर्ग का व्यंजन है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अंतः अस्थ व्यंजन के बारे में, जो कि 4 होते हैं। तो यही 4 है, या र ल और व। ये जो वर्ग है व्यंजन अंतः अस्थ व्यंजन है। स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं। तो 11 स्वर्ण वर्ण है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, दूसरा है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। चलिए, आप सभी दूसरे के लिए आंसर बताएंगे। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यन संधि है। स्वागत का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका होता है सु धन आगत। सु धन आगत ये स्वागत है, और इसमें प्रयुक्त संधि जो है यन संधि है। तीसरा प्रश्न है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इस तरह से है, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, ऑप्शन डी उद्धार। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उद्धार बनेगा। चौथा प्रश्न है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत धन जन। ठीक है, तो ये है सज्जन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे त हलंत होना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सज्जन का अगर पूछे कि ये किस संधि का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए त ये भी व्यंजन है और ज ये भी व्यंजन है। जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होता है। आगे देखिए, मृग नयनी में कौन सा समास है। सोच समझकर आंसर देना है। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। मृग नयनी में कौन सा समास है। अगर इसका समास विग्रह करें तो क्या होगा, मृग के समान नयन। यहाँ पे तुलना की जा रही है। नयन जो है किसके समान है, मृग के समान। तो ये कौन सा समास होगा। बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, कर्मधारय समास है। अब यहाँ से आपके जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और लास्ट में मैथ्स के प्रश्न रखे गए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर देंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो याद कर लीजिए, ये है अनामुडी। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि अनामुडी किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो अन्नामलाई पर्वत पर ये स्थित है। ध्यान रखना है, अनामुडी जो है अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। बात करें दोदा बेट्टा, तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुने। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन पूर्वी घाट का हिस्सा है, तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। और जहाँ पर पूर्वी घाट और
पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ किस प्रकार के पर्वत है? तो कार्डमम, ध्यान रखना है, कार्डमम पहाड़ियाँ मिलती है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं, ध्यान रखना है इन सभी प्रश्नों को। आगे देखिए, स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून बहना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। ऐसे तो ये प्रश्न बहुत ईजी है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब किया है। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। आगे देखिए, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 105 संशोधन हो चुका है और 105वां संशोधन 2021 में हुआ है। आगे देखिए, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर दिए हैं प्रोटीन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सोच समझकर आंसर करना है। परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये यूरेनियम है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, हमने आपको बहुत बार बताया है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अरावली श्रेणी की बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अरावली पर्वत श्रेणी ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। आगे देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? चलिए 13 के लिए सोच समझकर आंसर करना है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे गलत आंसर देंगे, मुझे पता है। बहुत बच्चे 6 वर्ष देंगे, लेकिन बिल्कुल गलत आंसर है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। राज्यसभा के सदस्यों का नहीं पूछ रहा है, राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष का होता है। तो इस तरह के प्रश्न जितने भी एग्जाम में बनते हैं, पहले आप लोग ध्यान से पढ़ें फिर आंसर करें। आगे देखिए, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? चलिए आंसर देंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो याद कर लीजिए, ये है किलामू, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना है। और ये किलामू कहाँ है? हवाई द्वीप समूह में स्थित है। बात करें कोटोपैक्सी कहाँ है? तो ये इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। अगला प्रश्न, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोच समझकर आंसर दीजिए।
तो देखिए इसका सही जवाब है चंद्रनगर। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आपको यहाँ से दो प्रश्नों को बताते हैं, दोनों को ध्यान रखिए। देखिए अगर पूछे कि फ्रांसीसियो में किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, तो इसी डुप्ले ने किया था। और अंग्रेज़ों में पूछे तो अंग्रेज़ों में क्या था, आप सभी जानते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में। लेकिन फ्रांसीसियो में पूछे सहायक संधि प्रणाली तो डुप्ले। आगे देखिए, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। चलिए 16 के लिए आंसर दीजिए। दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद कर लीजिए ये होता है केसिन के कारण। अगला प्रश्न, कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है। सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है, अरावली जो है ये हिमालय का अंग नहीं है। वह पदार्थ जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर फैलता नहीं है, कौन सा पदार्थ है, आंसर करेंगे। तो देखिए ये सही जवाब है इसका टाइप मेटल। टाइप मेटल वह पदार्थ है जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर फैलता नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक के तहत आने वाले सत्यमेव जयते ये जो शब्द है किससे लिए गए हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो याद कर लीजिए सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट कोमेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, फटाफट से आंसर देंगे। आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए। इसका एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, सभी का सही आंसर है। 25 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, तो याद कर लीजिए शार्क मछली में विषमपाली पूंछ पाई जाती है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा गया। चलिए 23 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं। सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, स्थलाकृति मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार का मानचित्र प्राकृतिक एवं मानव निर्मित रूपों को दर्शाता है। आगे देखिए, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए भारत में नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। तो सही जवाब है नर्मदा नदी। और इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थल से ये नदी निकलती है। दो बड़े समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। चलिए फटाफट से 26 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है भूसंधि या स्थल डमरू मध्य कहा जाता है दो बड़े समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को। अगला प्रश्न है, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। चलिए 27 के लिए आंसर दीजिए।
अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला आदमी का नाम बताना है जिसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। तो सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वैसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और बाकी अस्थायी होते हैं। और बाकी जो 10 सदस्य हैं क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल के अवधियों के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष के लिए। आगे देखिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, वराहमिहिर का वृहत संहिता ग्रंथ किस पर आधारित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आपको ध्यान रखना है वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और इनकी जो वृहत संहिता है ये ग्रंथ खगोल विज्ञान पर आधारित है। अगला प्रश्न, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग सोचकर आंसर करें। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात जो है मेरे दाएं ओर होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर आप नक्शे को उल्टा करके पढ़ेंगे तो उत्तर जो है दक्षिण हो जाएगा और पश्चिम जो है पूर्व हो जाएगा। इस प्रकार गुजरात जो है दाईं ओर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो 33 का आंसर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सही आंसर है ए ऑप्शन 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो याद कर लीजिए, तमिल भाषा में लिखा गया है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 35 का आंसर क्या होगा? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से खाली स्थान ग्रह है, यानी कि सौर प्रणाली में पृथ्वी जो है सूर्य से किस स्थान पर आता है, कितने नंबर पर? तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह आप सभी जानते हैं बुध है। बुध के बाद शुक्र आता है और तीसरे स्थान पर हमारा पृथ्वी आता है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, तीसरा, ध्यान रखना है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है, किसी भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आना चाहिए। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर ने। कब? तो 1582 में। आगे देखिए, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? चलिए आंसर कीजिए, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 38 का आंसर क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 366 होते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रजिया सुल्तान को
प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान से वर्ष 2013 में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो 40 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, कनिष्कपुर। ये नाम पटना का कभी नहीं रहा है। बाकी पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद ये है। आगे देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। चलिए आंसर करेंगे 41 के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। तो देखिए, यह मानव अधिकारों से संबंध एक विश्वव्यापी संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, लंदन में मुख्यालय है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, मानव अधिकारों के क्षेत्रों में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद कर लीजिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, ध्यान रखना है। और भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की बात करें 1909 में किया गया था। किसके प्रयास से? तो जमशेदजी टाटा के प्रयास से किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है किससे? तो विधवा विवाह से। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, E.M. फोस्टर। बिहार की बोली को E.M. फोस्टर ने अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो पहला प्रश्न मैथ्स में है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबद्ध नहीं है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इसमें पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो त्रिभुजों की सर्वांग समता को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए, आप लोगों ने एस सर्वांग समता पढ़ा होगा, यानी भुजा भुजा भुजा, एस ए एस भी होता है, ए एस ए भी होता है। लेकिन सी ऑप्शन जो है एस एस ये नहीं होता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथ्स के, फटाफट से आंसर करेंगे। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 यानी 6 तक होता है। अब देखिए, इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। यानी एक पासे को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या 3 है। टोटल क्या है? टोटल कितना है? 6 है। तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो 1/2, यानी कि एक पासे को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग, डी ऑप्शन सही आंसर है। किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। किसी त्रिभुज का एक कोण जो है अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा? तो देखिए, त्रिभुज जो होगा हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। आप लोग करके देख लीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसको मान लीजिए 60, दूसरा क्या हो जाएगा 30। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण जो है अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है। तो 60 + 3 30 90 हो रहा है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा और भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे ले लीजिए, एक ले लीजिए 45, ये भी ले लीजिए 45, फिर भी देखिए 90 हो रहा है। यानी एक ऐसा यही त्रिभुज है जो कि 2 कोणों के योग के बराबर होता है।
तो ये समकोण त्रिभुज है। अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि हमको एक कोण लेना है, मान लीजिए 60 और दूसरा कोण लेना है 40। तो देखिए 60 40 कितना हो गया, 100 हो गया। तो ऐसा कहीं त्रिभुज संभव है? देखिए जोड़ के 160 40 कितना हो रहा है, ये 200 हो रहा है। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है मैक्सिमम 180 होता है। तो त्रिभुज संभव जो है समकोण त्रिभुज है। एक हॉल का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई ये दिया गया है और चौड़ाई। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुना 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए क्या करेंगे, आयताकार फर्श के क्षेत्रफल में जो कारपेट का क्षेत्रफल निकलेगा डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, फर्श हॉल का फर्श कैसा है, आयताकार है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 45 गुना 36 और कारपेट जो है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5 गुना 6। अब देखिए 6 से 36, 5 से 9 यानी कि 54, इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए लास्ट प्रश्न है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये का छूट मिला। तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था? मान लीजिए अंकित मूल्य था मार्क प्राइस 100, ठीक है। और यहाँ पे 30% का वैल्यू दिया गया है, कितना 960। परसेंटेज में छूट कितना है 30% और यहाँ पे अंक में है 960, यानी कि 30 रेशियो का वैल्यू 960 है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 960/30 और हमको अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसका आंसर आ गया 3 से 96 कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 3 और 2 32, यानी इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन बी 3200। तो जिसका भी 3200 है बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।